प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लेट्स बायोलॉजी के चैनल में एक बार पुनः आपका हृदय से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से पिछली क्लास में मैंने आपको कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान का अध्याय क्रमांक 2 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भाग 5 तक अध्ययन करा दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको उस क्लास में भाग 5 तक अध्ययन करा दिया था। आज हम इस क्लास में इसी अध्याय का भाग क्रमांक 6 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में प्रिय विद्यार्थियों मैंने मानव के शरीर में होने वाले तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ा दिया था और उस तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में मानव शरीर में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं और मानव के शरीर में प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार से होता है, इसके बारे में मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से समझा दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि मानव के शरीर में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम इस भाग में पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कि मानव के शरीर में रासायनिक रूप से नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। अगर हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो हम कह सकते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अर्थात रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वह शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाते हैं। मतलब जो रासायनिक जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है उसमें क्या होता है कि हार्मोन जो होते हैं वो महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं और वही हार्मोन मानव के शरीर में होने वाली क्रियाओं को क्या करते हैं, समन्वय अर्थात उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। अब हार्मोन जो होते हैं मानव के शरीर में प्रिय विद्यार्थियों अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा मोचित होते हैं। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा मोचित होते हैं। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जिस स्थान पर पाई जाती हैं या जिनके द्वारा हार्मोन्स का स्राव होता है उन्हें हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र को हम अंग्रेजी में एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। विद्यार्थी क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। यही एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन क्या है, हार्मोन कौन से यौगिक होते हैं और कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव होता है। तो हम बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन जो होते हैं वह विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। हम लिख सकते हैं ये विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं और हार्मोन प्रेरक का कार्य करते हैं। ये हार्मोन विशिष्ट कार्बनिक यौगिक तो है ही, इनका काम क्या है? प्रेरक का कार्य होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की अपेक्षा हार्मोन नियंत्रण एवं समन्वय का जो प्रभाव होता है वो अपेक्षाकृत कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। ठीक है ना। जैसे मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो थोड़ा तीव्रता के साथ होता है, किंतु हार्मोन की प्रक्रिया के द्वारा जो नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। परंतु इसका प्रभाव धीमे धीमे बेशक होता है लेकिन यह देर तक टिकता है, मतलब लंबे समय तक कार्य करता है।
मनुष्य में बहुत सी क्रियाएं जो होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, वह हार्मोन के द्वारा संपादित होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? हार्मोन के द्वारा संपादित होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र में पाए जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वह कौन कौन सी हैं। तो हम पढ़ेंगे, यहां हम हेडिंग डालेंगे मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र। अब मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वह अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब वह ग्रंथियां हैं कौन कौन सी प्रिय विद्यार्थियों? सबसे पहले ग्रंथि अगर आती है इसके अंदर तो वह होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है प्रिय विद्यार्थियों? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। दूसरी फिर ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। प्रिय विद्यार्थियों कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। तो तीसरी ग्रंथि होती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। अगर हम बात करें अगली चौथी ग्रंथि की तो वह होती है एड्रिनल ग्रंथि। पांचवी ग्रंथि फिर तुम्हारी होती है, पांचवी ग्रंथि प्रिय विद्यार्थी होती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और छठे नंबर पर तुम्हारी ग्रंथि आती है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स। और इसको जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है इसको कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जनन ग्रंथि को गोनेड्स कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन समस्त ग्रंथियों का के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का स्राव होता है और वह किस प्रकार से कार्यरत रहते हैं। तो सबसे पहले हम इन ग्रंथियों में प्रथम ग्रंथि जो है तुम्हारी पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पढ़ेंगे। अर्थात एक एक करके सभी ग्रंथियों हमें पढ़ना है, लेकिन सर्वप्रथम हम पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि का काम क्या है और कौन से हार्मोन को स्रावित करती है। सबसे पहले बात करते हैं कहां पर पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। कहां पर? कपाल जो हमारा सिर होता है, खोपड़ी होती है, उसी कपाल में स्फेनॉइड हड्डी पाई जाती है। वहीं पर एक गड्ढे टाइप संरचना होती है, उसी में हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो स्थित होती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्या कहते हैं इस ग्रंथि को? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि दो मुख्य भागों अग्रपिंडक तथा पश्चपिंडक में बटी होती है। किसमें बटी होती है? अग्रपिंडक और पश्चपिंडक में बटी होती है। ठीक है ना मेरे महारथियों? एक अग्रपिंडक तो दूसरी पश्चपिंडक, अर्थात यह दो भागों में डिवाइड हो जाती है। अग्रपिंडक के द्वारा जो हार्मोन स्राव होता है उसको हम ग्रोथ हार्मोन्स अर्थात वृद्धि हार्मोन कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्या कहते हैं उसको? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना? यह क्या काम करता है कि अग्रपिंडक द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है जो शरीर की मांसपेशियों तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन किसको नियंत्रित करता है? शरीर की मांसपेशियों व हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
इस हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रावित होने से मनुष्य की जो लंबाई औसत से बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर वृद्धि हार्मोन का स्राव आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसमें प्रिय विद्यार्थी होता क्या है कि मनुष्य की जो औसत लंबाई होती है वह आवश्यकता से अधिक हो जाती है। अगर इस हार्मोन का स्राव कम हो, इस हार्मोन का स्राव कम हो तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे मनुष्य में बौनापन आ जाता है। अगर इसकी वृद्धि रुक जाए तो मनुष्य में क्या आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? बौनापन आ जाता है। क्या आ जाता है? बौनापन, अर्थात नाटा रह जाएगा। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अग्रपिंडक के द्वारा और भी अन्य हार्मोन स्रावित होते हैं, वह क्या करते हैं? नर में स्पर्म तथा मादा में ओवम, अर्थात नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब एक अन्य हार्मोन जो होता है वह मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। समझ गए ना? ये बात होगी हमारी किसकी? अग्रपिंडक की। अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का काम क्या क्या है। अब बात आती है पश्चपिंडक की। पश्चपिंडक के द्वारा स्रावित हार्मोन का काम क्या होता है? शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? शरीर में जल संतुलन को बनाने में सहायक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, और हम आगे इसकी बात करें, पश्चपिंडक से स्रावित हार्मोन एक अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। पश्चपिंडक के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वह मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया पिट्यूटरी ग्रंथि को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। अब दोनों पिंडकों से स्रावित होने वाले हार्मोनों की क्या क्या भूमिका होती है वह मैंने आपको समझा दी। अगली बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड ग्रंथि जो है उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि है प्रिय विद्यार्थियों? थायराइड ग्रंथि। अगर हम थायराइड ग्रंथि की बात करें, यह ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? श्वास नली में स्थित होती है। यह ग्रंथि प्रिय विद्यार्थियों श्वास नली में स्थित होती है। कहां पर? श्वास नली में स्थित होती है। ठीक है ना? इस ग्रंथि को इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इस ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है ना? अब थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना कंपलसरी हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों। मतलब इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन्स कम बनता है। ठीक है ना? जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि से बनने वाला जो हार्मोन है वो कैसा हो जाएगा? कम बनेगा। इस हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होता है उसमें? बढ़ जाती है। अब इसके बढ़ जाने से एक रोग उत्पन्न होता है जिसको घेंघा रोग कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको बता दिया थायराइड ग्रंथि के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।